हाय एवरीवन, आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन हमारा चलेगा आज की इस क्लास के अंदर। और ऐसे ही जैसे कि हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने 11 चैप्टर में या 10 चैप्टर के अंदर बांटा था कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट को हमने 10 चैप्टर के अंदर बांटा था, तो 10 के 10 चैप्टर का रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बच्चे आ जाते हैं एक बार। चलिए, तो पहला चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसका नाम है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस तो बाद का चैप्टर है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा पहला चैप्टर है। थोड़ा इधर कर लो उसको ना। वैसे तो ये सीएमए फाउंडेशन लिखा है, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर, पहला वाला चैप्टर तो हमेशा सेम है सबके लिए। ठीक है जी। तो अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट का इन आगे केस मान लो यूट्यूब पर डालता हूं मैं वीडियो, और वो इंटरमीडिएट वाला स्टूडेंट्स को देख रहा है, तो वेल इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, पहला चैप्टर सेम है सब। चलिए आ गए। हाँ, सही बच्चे आ गए हैं, आ जाओ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला सेक्शन आपको कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एन एक्ट। पहला सेक्शन कह रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एन एक्ट, ये पर्टिकुलर एक्ट कहां कहां कौन से स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। पहले ये सेक्शन बहुत मान्य था, बहुत इंपॉर्टेंट था। जब से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सभी कानून लागू होने लगे, तो इस सेक्शन की अहमियत खत्म हो गई। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एक्ट के अंदर कुछ कानून तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू होते थे और कुछ कानून नहीं होते थे। तो हम पढ़ते थे दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर या इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे पढ़ा करते थे। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अब भारत सरकार ने इंडिया में जितने भी कानून बनेंगे वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू किए जाएंगे, तो यहां पर वो कर दिया है इन्होंने। तो अब ये सेक्शन कहता है, पहला वाला सेक्शन, कि ये पर्टिकुलर कानून किस किस स्टेट में एप्लीकेबल होगा और कब लागू करा गया था। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। तो ये 1872 में इसको लाया गया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को 1872 में लागू किया गया था, और ये वाला एक्ट होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब दोस्तों, आपको इंक्लूडिंग वर्ड लगाने की नीड नहीं है। क्योंकि इंक्लूडिंग वर्ड लगाने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि अब होल ऑफ इंडिया है, इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया के अंदर कवर होता है, तो अलग से आपको इंक्लूडिंग लगाना नहीं है। सिर्फ होल ऑफ इंडिया लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ होल ऑफ इंडिया लिखेंगे दोस्तों चलेगा। अब सेक्शन 2 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन का। सेक्शन 2 हमेशा किसका बात बताता है सर? डेफिनेशन की बात बताता है। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जब हटा था, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तब जाकर ये आया था 35A और आर्टिकल 370। अब सभी कानून इंडिया में लागू जो होते हैं वो सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं, सेक्शन 2। और देखिए, जब भी कोई बच्चा रिकॉर्डेड में इसको देख रहा है तो कोशिश करे 1.5 की स्पीड पे देखे, ज्यादा मजा आएगा और अच्छे से मजा आएगा। सेक्शन 2 आपको क्या बताता है? सेक्शन डेफिनेशन क्या बता रही है आपको? सेक्शन 2 की डेफिनेशन, सेक्शन 2 आपको बताता है डेफिनेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी गई है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइन दैट द टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन H में। ये कोई लोग इसको क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, जो मर्जी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी छोटे लेवल पे दिक्कत नहीं है, पर बड़े लेवल पे दिक्कत होती है। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जहां पर इन्फोर्सिबिलिटी हो। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? ऐसा एग्रीमेंट जहां इन्फोर्सिबिलिटी होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब देखो, इन्फोर्सिबिलिटी में 2 एलिमेंट मिल जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो 2 एसेंशियल एलिमेंट यहां पर मिल रहे हैं, एक एग्रीमेंट बन रहा है और एक इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ बन रहा है।
एग्रीमेंट का मतलब होगा, एग्रीमेंट लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर। एग्रीमेंट कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर। और एग्रीमेंट में ये बताया गया है कि जब कोई पर्सन ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो बन जाता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसीडरेशन। एग्रीमेंट क्या है? वो सारे प्रॉमिस या सारे सेट ऑफ प्रॉमिस जहां पर दोस्तों कंसीडरेशन हो से समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कुछ देने के बदले में कुछ जब मिलता है, इसको कहते हैं कंसीडरेशन। अच्छा, फॉर ईच अदर, भाई मैंने आप प्रॉमिस का मतलब देखो, प्रॉमिस वर्ड का यूज करा ना, एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब पता क्या होता है? जब आप किसी को ऑफर दो, मैंने आपसे कहा कि आप ये पेन खरीदोगे, आपने कहा मैं खरीदूंगा, तो मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया प्रॉमिस। इसी को एग्रीमेंट कहते हैं। तो एग्रीमेंट और प्रॉमिस वन ऑफ द सेम थिंग। तो जब हम किसी को ऑफर देते हैं और वो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हमारे लिए एग्रीमेंट बन जाता है। अच्छा, ये इन्फोर्सिबिलिटी क्या है? इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है जब दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करती है, तो अगर किसी भी पार्टी ने उस एग्रीमेंट को तोड़ा तो अगली पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो उस पर केस कर सकते हैं। उसके पास ये पावर है कि अगर उसने ये एग्रीमेंट तोड़ा तो मैं उस पर केस कर दूंगा। मैंने आपसे कहा कि आप मेरा पेन खरीदोगे, 10 रुपए में दूंगा, 100 रुपए में दूंगा, आपने कहा खरीदूंगा। अब मैंने आपको पेन दे दिया, आपने मुझे 100 रुपए नहीं दिए। अब मेरे पास पावर है, मैं तो जाऊंगा केस कर दूंगा, हमारे बीच में एग्रीमेंट था। और या फिर मैंने आपको पेन नहीं दिया, आपने मुझे 100 रुपए दे दिया, आप मेरे पे केस कर दोगे। तो जब ऐसे दो एग्रीमेंट, ऐसा दो पार्टी के बीच में या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में जब एग्रीमेंट बनता है तो उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है, ड्यूटी आ जाती है कि दोनों पार्टी को अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। आपकी ड्यूटी क्या है? पैसे देना। मेरी ड्यूटी क्या है? पेन देना। तो जब दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट, जब किसी एग्रीमेंट में दो पार्टी के बीच में ऑब्लिगेशन आ जाती है, लीगल ऑब्लिगेशन की देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो केस कर देगा मेरे पे भैया, तो वो होता है इनफोर्सिबिलिटी। उसको क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं इनफोर्सिबिलिटी। बात समझ में आ गई? यहां तक आगे बढ़िए। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है जब आप किसी को ऑफर दो और अगला पर्सन उसको एक्सेप्ट कर ले। मैंने आपको ऑफर दिया, पेन खरीदोगे, आपने एक्सेप्ट करा, ये बन गया एग्रीमेंट। अगर मैं पेन नहीं दूंगा तो आप मेरे पे केस कर दोगे क्योंकि आपने पैसे दे दिए, और अगर मैंने पेन दे दिया, आपने पैसे नहीं दिए, तो मैं आपको पे कर दूंगा, केस कर दूंगा। तो हमारे पास एक लीगल ऑब्लिगेशन है, हमारे पास एक लीगल ऑब्लिगेशन दोनों के ऊपर कि हमें वो एग्रीमेंट पूरा करना ही होगा, हमें वो ड्यूटी पूरी निभानी ही होगी। मैं आपको पैसे दूंगा, ये मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है, आप मुझे पैसे दोगे और मैं आपको पेन दूंगा। दैट इज कॉल्ड इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो कहता है एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब उस पार्टी के दोनों पार्टी में क्या हो? लीगल ऑब्लिगेशन हो। इसका मतलब होता है ड्यूटी। तो एग्रीमेंट बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से, और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। क्या अगर एग्रीमेंट की जगह में ऑफर एक्सेप्टेंस लिख दो तो चलेगा? यस सर। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, और एग्रीमेंट बनता है ऑफर एक्सेप्टेंस से, तो क्या बोलेंगे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सर ये ऑफर क्या होता है? जब कोई पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताता है, मैं अपना पेन बेचना चाहता हूं, मैंने आपको कहा क्या आप मेरा पेन खरीदोगे 100 रुपए में, तो ये मैंने अपनी इच्छा आपको बताई, दैट इज कॉल्ड ऑफर। और एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी का ऑफर सुनता है, किसी की इच्छा सुनता है और उसको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का है, मैं इसको एग्री करता हूं, मैं इसका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। जब किसी के ऑफर को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस कहा जाता है। और ऑफर किसको कहते हैं? जब कोई पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताए, उसको कहा जाता है ऑफर। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर बनता है प्रॉमिस या एग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या मिलकर बनता है? प्रॉमिस या फिर एग्रीमेंट। बताइए सर, बात समझ में आ गई? तो यहां लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, क्योंकि पहले ऑफर देंगे इसलिए सेक्शन ए है, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे इसलिए सेक्शन बी है। तो ऑफर और प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। When one person signify to another his willingness, जब कोई पर्सन अपनी इच्छा दूसरों को बताए किसी चीज को करने के लिए या किसी चीज को ना करने के लिए, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? इसको प्रपोजल कहेंगे, मतलब ऑफर कहेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप मेरा पेन खरीदोगे, मैं कह रहा हूं आप मेरा पेन खरीद लो 100 रुपए का, ये मैं ऑफर दे रहा हूं आपको किसी चीज को करने के लिए। मैंने आपसे मान लो आप इस गाड़ी चला रहे थे, मैंने अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी पे ठोक दी। अब आप कह रहे हो कि मैं कोर्ट चले जाऊंगा भैया, तुम्हारे पे केस करूंगा, मैं अपना कंपनसेशन मांगूंगा। मैंने कहा सर आप कोर्ट मत जाओ, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, आप मेरे से ना 10-20 हजार रुपए ले लो, आप कोर्ट मत जाइए।
तो मैंने ऑफर दिया किसी चीज को ना करने के लिए। आप कोर्ट मत जाना, मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, मैं 20,000 रुपए दे रहा हूं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं 20,000 रुपए का कि आप कोर्ट ना जाओ। किसी चीज को ना करने का या किसी चीज को करने का, जब आप अपनी इच्छा बताते हैं किसी चीज को करने या ना करने की, उसको ऑफर या फिर प्रपोजल कहा जाता है। बताइए समझ में आया? क्लियर है? लाइव वाले बच्चों समझ में आ रहा है? क्लियर? जल्दी से एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो मैंने जैसे कि कहा, देखो प्रॉमिस क्या है? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल, में जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है, अगर वो अपनी इच्छा बताए, हाँ मैं आपका पेन खरीदूंगा, ठीक है आप मुझे 20,000 रुपए दो, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। जब उस जिस पर्सन को ऑफर मिला, मतलब मैंने आपको ऑफर दिया, आपको मिला, तो आपने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तो बन जाएगा सर प्रॉमिस। तो क्या लिखा है? देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब प्रपोजल मतलब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और यही तो एग्रीमेंट भी होता है। जब ऑफर एक्सेप्टेंस होती है तो प्रॉमिस हो जाता है दोनों पार्टी के बीच में, मतलब वो भी एग्रीमेंट है। अब जो पर्सन ऑफर देता है, उस पर्सन को प्रोमिजर कहा जाता है या ऑफरर कहा जाता है। जिसको ऑफर दिया जाता है उसको प्रोमिजी या फिर ऑफरी कहा जाता है। मैंने कहा आप मेरा पेन खरीदोगे 100 रुपए का, तो मेरे को बोला जाएगा ऑफरर या फिर प्रोमिजर। आपको बोला जाएगा ऑफरी या फिर प्रोमिजी। प्रोमिजी डबल ई लगता है जिस पर्सन को ऑफर देते हैं, और ओ आर लगता है जिस पर्सन को, जो पर्सन ऑफर देता है। तो ओ आर जिस पर्सन ने ऑफर दिया, ये वह पर्सन है जिसने ऑफर दिया, मतलब मैं, प्रोमिजर और ऑफरर। और जिस पर्सन को दिया जा रहा है ऑफर, प्रोमिजी या फिर ऑफरी। बताइए सर समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब एक केस आया था बालफर वर्फल बारफर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट पर, कमर्शियल नेचर की। बालफर वर्सेस बालफर का केस क्या था? 1991 में मिस्टर बालफर और मिसेस बालफर, दोनों हस्बैंड वाइफ, सुनेंगे उसके बाद, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब मिस्टर बालफर और मिसेस बालफर एक हॉलिडे विजिट करने चले गए। कहां पर? इंग्लैंड में। ये श्रीलंका में रहते थे। सीलोन एक जगह है, वहां पर सीलोन एक जगह है श्रीलंका में, वहां ये रहते थे दोनों के दोनों, और ये इंग्लैंड गए अपने हॉलिडे विजिट करने। कुछ दिनों बाद मिसेस बालफर जो इनकी वाइफ थी, उनकी हो गई तबीयत खराब, और मिस्टर बालफर को वापस आना था। तो मिस्टर बालफर ने मिसेस बालफर से कहा कि भाई मैं वापस जा रहा हूं, मुझे काम है, जब आपकी तबीयत खराब हो जाए तब आप वापस आ जाना। तब तक के लिए आपके मेंटेनेंस के लिए, आपके खर्चे के लिए मैं आपको हर महीने 30 पाउंड भेजा करूंगा। उस टाइम पे 1991 में 30 पाउंड बहुत होते थे, महीने का खर्चा चल जाता था। तो मिस्टर बालफर और मिसेस बालफर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इनके बीच में एक एग्रीमेंट ये हुआ कि मिस्टर बालफर वापस जा रहे हैं अपने घर श्रीलंका में, और मिसेस बालफर की तबीयत खराब है इसलिए वो इंग्लैंड में रह रहे हैं। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई मिस्टर बालफर हर महीने 30 पाउंड भेजे करेंगे, जब तक तबीयत सही नहीं होती तब तक वो वहीं रहेगी वाइफ, और 30 पाउंड उसको भेजेंगे। अब पहले 1-2 महीने तो भेजा, उसके बाद 30 पाउंड देने से मना कर दिया। अब मिसेस बालफर कहने लगी कि भाई हमें 30 पाउंड चाहिए, मैं कैसे करूंगी। लड़ाइयां होने लगी इनके बीच में, दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगी, और लड़ाइयां बढ़ते बढ़ते ऐसे आ गई कि भाई मिस्टर बालफर ने अब पैसे देने से मना कर दिया। मतलब ये हुआ, लड़ाइयां ज्यादा बढ़ गई दोनों के बीच में दूरियां आने की वजह से, और मिस्टर बालफर ने पैसे देने से मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, अपना खर्चा खुद चला। अब मिसेस बालफर कहने लगा हमारे बीच में तो एग्रीमेंट हुआ है। वाइफ कहने लगी हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है। कैसा एग्रीमेंट? तुमने मुझे ऑफर दिया था कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड भेजूंगा, और मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट करा। मैं तो यही हूं, मैं अपनी ऑब्लिगेशन तो पूरी कर रही हूं, पर आप नहीं कर रही हूं। तो बताओ क्या मिसेस बालफर अब केस कर देगी क्या इस पे? नहीं दोस्तों, मिसेस बालफर केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। एग्रीमेंट तो था पर ऑब्लिगेशन नहीं थी, मतलब इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी। एग्रीमेंट था, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट था, पर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी, मतलब एक लीगल ड्यूटी नहीं थी कि ऐसा नहीं। जब ये बीच में एग्रीमेंट बना रहे थे, जब इन दोनों ने एग्रीमेंट बनाया होगा, तो इनके माइंड में ये नहीं होगा कि अगर मेरे पति ने मेरे को 30 पाउंड नहीं भेजे तो मैं इस पर केस कर दूंगी। भैया हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाए या कोई प्रॉमिस कर रहा है, तो अगर वो प्रॉमिस तोड़ देता है तो केस थोड़ा करने लग जाती है वाइफ, या हस्बैंड अपनी वाइफ पे केस थोड़ा कर देगा। भाई मान लो आपकी फ्यूचर में आपकी शादी होती है, लड़की कहती है अपने पति से कि भैया आज मुझे रोज चाहिए, रोज जो है रोज चाहिए। पति कहता है शाम को आते वक्त ले आऊंगा।
अब वो नहीं ला पाया, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वाइफ केस कर देगी उस पर। भाई इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ एक डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट, घरेलू एग्रीमेंट है, ये कमर्शियल नेचर का नहीं है। इसलिए मिसेस बाल्फर मिस्टर बाल्फर पे केस नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनका आपस का मामला है, ये इनका डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। हाँ, मिसेस बाल्फर किसी और एक्ट के तहत केस कर दे, डिमांड करे, रिवॉर्ड मांगे, वो अलग मैटर है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इस पर केस नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं। तो जब भी आप एग्रीमेंट बनाओगे दोस्तों, तो उन एग्रीमेंट के बीच में जो दोनों पार्टी, उनके अंदर इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, कि अगर तूने ये एग्रीमेंट पूरा नहीं करा तो मैं पे पावर है केस करने की, अगर मैंने नहीं करा तो तू मेरे पे केस कर दियो। इंटेंशन होनी चाहिए दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट बनाते टाइम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। समझ में आ गया? बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस समझ में आया? क्योंकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट थी तो इसलिए मिसेस बाल्फर मिस्टर बाल्फर पे केस नहीं कर पाएगी, किसी और एक्ट के तहत केस कर देगी, वो अलग मैटर है, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नहीं करेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ने कहा कि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, आप किसी और एक्ट के तहत केस करो। यहां मत आना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। चलिए, तो ये था आपके पास बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस। अब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जहां पर एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी होती है, मतलब कमर्शियल नेचर का, तो वहां पर मैंने आपसे कहा क्या मेरी कार खरीदोगे? आपने कहा मैं खरीदूंगा कार, तो हमारे बीच में क्या है? कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट बन गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा जब 11 या 9 एसेंशियल एलिमेंट, 9-10 है, 9-10 एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट होंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा कि हाँ वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इनवैलिड नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट है, जब 9 या 10 एसेंशियल एलिमेंट ये होने चाहिए उसमें। सर मान लो अगर 10 एसेंशियल एलिमेंट है, 8 ही हुए, 2 नहीं हुए, तो फिर वो इनवैलिड है। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड तभी माना जाएगा जिसमें 9 के 9 या 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। पता नहीं मुझे कितने, 10 है या 9 है, जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट अगर होंगे, एक भी मिस हो गया फिर वो इनवैलिड है, 10 के 10 होना चाहिए। पहला क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो बनेगा नहीं, सॉरी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा ना जब एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट तो पहला एसेंशियल एलिमेंट हो गया, विदाउट एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो पहले पॉइंट में कह रहा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी माना जाएगा जब उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट कैसे बनेगा? एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, तो प्रॉमिस होगा तो एग्रीमेंट बनेगा, फिर इन्फोर्सिबिलिटी आएगी। इन्फोर्सिबिलिटी मतलब एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने के बाद क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये देखो, ये लिखा हुआ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब दो पार्टी जब एग्रीमेंट करेगी तो दोनों पार्टी के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टी अपना ड्यूटी पूरी नहीं करती एग्रीमेंट का, तो वो अगली पार्टी उस पर केस कर सके। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। आ जाइए समझ में, क्लियर है? आ जाइए अगला, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होना चाहिए भाई? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी का ऑफर एक्सेप्ट करे तो वो कोई दबाव में ना आकर करे। मैंने आपसे कहा कि आप मेरी कार खरीदोगे, आपने कहा मैं नहीं खरीदना चाहता, मैंने कहा मैं आपको जान से मार दूंगा या गोली मार दूंगा, आपको कार खरीदनी, आप डर के मारे हाँ कर दिया। तो अब उसने जो हाँ करी है, एक्सेप्टेंस दी है, वो दबाव में आकर दी है। तो फ्री कंसेंट मतलब सहमति, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, और वो माइंड से फ्री होनी चाहिए। मतलब हम जब किसी का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उसको एक्सेप्ट करें, किसी के दबाव में आकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो दबाव में आने का मतलब होता है कि आपने उसको कोरिशन कर दिया, मतलब धमकी दी, इन्फ्लुएंस कर दिया, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से। इन 5 चीजों से फ्री कंसेंट फ्री नहीं रहता। तो अगर कोई पार्टी आपस में एग्रीमेंट कर रही है, दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करती है, तो उन दोनों पार्टी ने जो भी ऑफर दिया, मैं जो ऑफर दे रहा हूं मैं अपनी सहमति से दे रहा हूं, आप जो एक्सेप्टेंस कर रहे हो अपनी सहमति से कर रहे हो, दबाव में आकर नहीं कर रहे। दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। मतलब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी का कंसेंट फ्री रहना चाहिए, सहमति फ्री हो, मतलब दबाव में आकर वो क्या करे, एक्सेप्ट ना करे। फ्री कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग इन अ सेम सेंस एट अ सेम टाइम। ये आपको आगे जाकर फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा डिटेल में।
पार्टी आर कॉम्पिटेंट, पार्टी आर कॉम्पिटेंट मतलब कौन कौन सी पार्टी है जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? सर मेजर होनी चाहिए एक पार्टी, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी पार्टी जो 18 साल की, जिसने एज पूरी कर ली है, जो 18 साल का हो गया हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायबल है, उससे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। साउंड माइंड होना चाहिए, ऐसा पर्सन जो दूसरे की बात समझकर डिसीजन ले पाए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। और तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा कोई पार्टी जो लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर लॉ ने इस पार्टी को मना कर दिया, डिस्क्वालिफाई कर दिया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। कौन कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? माइनर नहीं कर सकती, अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं कर सकता। ये 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो कौन सी करेगी? माइनर का हो जाएगा मेजर, साउंड अनसाउंड माइंड का हो जाएगा साउंड माइंड, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का हो जाएगा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये वहीं में लिखा है। लॉफुल कंसिडरेशन, भाई लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ, कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? भाई मैंने आपसे कहा क्या आप मेरी कार खरीदोगे? आपने कहा हाँ खरीदूंगा। अब मैं आपको कार दूंगा, बदले में पैसे दोगे ना मुझे, तो आपने जो बदले मुझे पैसे दिए ये मेरे लिए कंसिडरेशन है, और मैंने जो आपको बदले में कार दी वो आपके लिए कंसिडरेशन हुआ। तो मतलब समथिंग इन रिटर्न, मैं जो दे रहा हूं उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, कि मैं जो दे रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिलता है, समथिंग इन रिटर्न। मैं कार दे रहा हूं तो बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे मेरे लिए कंसिडरेशन है। आप पैसे दे रहे हो तो बदले मुझे आपको क्या मिल रहा है? कार मिल रही है, तो कार आपके लिए कंसिडरेशन है। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। भाई आपने मेरे से कहा कि मैं आपकी कार बेचूंगा, अब मैं अपनी कार, मैंने आपसे कहा कि भाई मैं अपनी कार 1 लाख की बेचूंगा, आपने कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा। अब आपने मेरे से कार ले ली, आप मुझे दे रहे हो 10 रुपए, तो ये लॉफुल थोड़ी ना हुआ। मैं कह रहा हूं भैया 10 रुपए क्यों दे रहे हो? आपने मेरी गन लगा दी। अब बोलिए दोबारा एक बार, मैंने कहा भाई ठीक है 10 रुपए। तो इसलिए क्या हुआ? एक तो फ्री कंसेंट भी नहीं था यहाँ पर, और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं था भैया। जो चीज 1 लाख रुपए की उसके बदले में आप 10 रुपए दे रहे हो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। तो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लॉ के दायरे में होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एक एग्जैक्ट ऐसा अमाउंट जो हाँ ठीक है ये ठीक है, ठीक है। हाँ, और लॉफुल का मतलब ये हुआ कि एक पार्टी ने कहा है कि मैं इतने पैसे लूंगा तो उतने ही दे, ऐसे नहीं कि कम दे रहा है, ठीक है, ज्यादा तो कोई देगा नहीं, कम दे रहा है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन समझा दिया। भाई डोमेस्टिक या हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी एग्रीमेंट बनता है तो ये थोड़ा होता है कि अच्छा ये नहीं करेगा तो केस कर दूंगा मैं, ये नहीं करेगी तो केस कर दूंगी मैं, है ना, ऐसा वाला तो नहीं होता। इंटेंशन नहीं होती लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की, हाँ ठीक है नहीं करा तो कोई बात नहीं, नाराज हो जाएगी, जहां से तब क्या हो जाएगा। इसलिए डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंदर कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन की इंटेंशन नहीं रहती। बालपर वर्सेस बालपर केस का रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पर कि इस केस के अंदर डोमेस्टिक था इसलिए इंटेंशन नहीं थी लीगल ऑब्लिगेशन के लिए। पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड है जब उस 2 पार्टी के बीच में इंटेंशन हो लीगल ऑब्लिगेशन की। भाई कुछ ऐसे एग्रीमेंट लिखे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, कुछ ऐसे एग्रीमेंट लिखे हैं कॉन्ट्रैक्ट ने जो वॉइड एग्रीमेंट है, कुछ ऐसे एग्रीमेंट लिखे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जो वॉइड नेचर के, वॉइड मतलब जो वैलिड नहीं है। बता रखे है कि ऐसे एग्रीमेंट मत करना, ये हम बता रहे हैं पहले से ये वॉइड है, इसको आप करना मत, इनको छोड़कर बाकी कर लेना। तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेस कर रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट ने कि ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड है, वैलिड नहीं है मतलब वॉइड, तो ये वॉइड है, वैलिड नहीं है, तो हम उनको छोड़कर बाकी एग्रीमेंट बना सकते हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उन वाले एग्रीमेंट, अब ये लिस्ट कहां लिखी है, ये एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एक लिस्ट बता रखी है कि ये वाले एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, इनको छोड़कर बाकी कर लो आप। तो यहां बोला है उन वाले लिस्ट में से जो एक्सप्रेस करा है उनको छोड़कर बाकी सभी एग्रीमेंट आप करोगे तो वो वैलिड माना जाएगा, उनको छोड़कर। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब वो उस लिस्ट में नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट उस लिस्ट में नहीं है, किस लिस्ट में? जो एग्रीमेंट वॉइड कर रखे हैं पहले से, उसको छोड़कर बाकी कोई भी अगला एग्रीमेंट करोगे तो वो वैलिड है। सर्टेन और कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, भाई ये क्या था पॉइंट, जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप पहले तो ये देखो कि आपने कहा कि भाई मुझे ऑयल चाहिए, आपने ये नहीं बताया कि कौन सा ऑयल चाहिए, भाई नवरत्न ऑयल चाहिए, डीजल वाला ऑयल चाहिए, केरोसिन वाला ऑयल चाहिए या पेट्रोल वाला ऑयल चाहिए। तो जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्टेन रखो कि भाई मुझे ऑयल चाहिए, कितना चाहिए ये भी बताओ, कितनी क्वालिटी में चाहिए ये भी बताओ, है ना, क्वांटिटी कितनी चाहिए ये बताओ, क्वालिटी क्वांटिटी कितना चाहिए सब बताओ, आपका कौन सा ऑयल चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, सब सर्टेन होने चाहिए चीजें बाकी सारी।
मैं आपको कार बेच रहा हूं, ये नहीं बता रहा कितनी चली, क्या मॉडल है कार का, कार कितने किलोमीटर चली है ना, कंडीशन कैसी है, कुछ नहीं बता, कार ले लो मेरी, ऐसा तो नहीं ना होता है भाई। जब आप बाई करोगे या एक्सेप्ट करोगे तब सारी बातें पता होना चाहिए ना कि भाई इस मॉडल की कार है, इतने साल बचे हुए हैं, सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, बताओगे आप कितने किलोमीटर चली है, कंडीशन क्या है, सर्विस कैसे ली थी, कार की कंडीशन कैसी है, सब चीज बताओगे, सर्टेन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा होता है कैपेबल ऑफ परफॉर्म, इसका मतलब अलग है। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके अंदर कैपेबल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। आपके बीच में मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा अगर मैं तैरता तैरता यहां से दिल्ली से मुंबई चले जाऊंगा तो आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे। आपने कहा ठीक है। अब आप तो अपनी ड्यूटी पूरी कर सकते हो, मैं थोड़ा कर सकता हूं, तैरते तैरते ना चले जाऊंगा मुंबई, समझ में आ रहा है, तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा उसको। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो परफॉर्मेंस हो, मतलब उसको आप परफॉर्म कर पाओ, है ना। बाबू बाबू से कह रहा है, सोना बाबू से कहता है कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। अब ये परफॉर्मेंस थोड़ी ना है, चलो वो तो डोमेस्टिक हुआ पर परफॉर्म तो ना कर पाएगा वो, समझ रहे हो आप, चांद तारे तो ना आ जाएंगे यार उसके, वो तो कहने वाली बात है, वो इंप्रेस करने वाली बात है। तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूं, अगर उसने हाँ बोल दिया कि दे दे तू जान, फिर थोड़ा देगा, वो कहने वाली बात होती है, परफॉर्मेंस नहीं कर सकता वो। एक लड़का कहता है लड़की से तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊं, 4 लड़के सामने खड़े हो जाएंगे, फट जाएगी उसकी, अरे नहीं नहीं मैं जा रहा हूं भाई, अरे मैं बहन थी मेरी, वो बहन है वो मेरी भाई, अरे तू ही है जो उसके साथ घूम रहा था कल, 4 लड़के खड़े, 4 लौंडे खड़े, अकेला है वो, तू ही है जो उसके साथ घूम रहा था। नहीं 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 भाई कैसी बात कर रहे हो, बगल में रहती है, बहन है वो, कजन सिस्टर। अगर लड़की को पता चला कि उसको बहन बोल दिया गया है तो कैसा लगेगा उसको, समझ रहे हो। परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है ना। आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई तेरे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा या तेरे लिए मैं जान भी दे दूंगा, जब बात करनी आई तो हुआ ही नहीं भाई, जब करने की बात आई तो नहीं हुआ भाई, परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो पा रही। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए दोनों पार्टी के बीच में कि परफॉर्म हो सके। मैंने आपसे कहा मैं कार दे दूंगा आपको, तो कार दे दूंगा ना जी मैं आपको, आप मुझे पैसे दे दोगे, परफॉर्मेंस है यहाँ पर। लीगल फॉर्मेलिटीज, जब मैं आपको अपनी लैंड बेचूं तो मेरी लैंड जब मैं आपको बेचूंगा तो आपने मुझे पैसे दिए तो मैं आपको ट्रांसफर भी तो कराऊंगा, उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक लीगल प्रोसेस है। तो कभी कभी कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, आपको डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, प्रॉपरली ट्रांसफर कराना होगा। जैसे कि लैंड बेचना खरीदना एक कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है, मैंने आपसे लैंड खरीदी और आपने मुझे पैसे दे दिए सारे के सारे, अब मैं अपनी लैंड अपने नाम से आपके नाम ट्रांसफर कराऊंगा, इसके लिए एक लीगल फॉर्मेलिटीज होगी ना, वो होना जरूरी है। हर केस में नहीं होता, पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होगी वहां आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो इनवैलिड बन जाएगा। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई मैंने आपसे कहा भाई मान लो मेरी दुकान है वॉर गुड्स की, मतलब गन वन बेचता हूं मैं और उन्हीं जनों को गन देता हूं जिनके पास लाइसेंस होता है। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मुझे गन चाहिए, गन, मैंने कहा भैया किस लिए चाहिए, आपने कहा कि भाई मैं किसी को मारना चाहता हूं। आपका उद्देश्य क्या था, किसी को मारना, और मारना एक तरीके का किसी को क्या होता है, अनलॉफुल हुआ, लॉ के दायरे में तो नहीं है ना। आपने मेरे से गन मांगी और मैंने कहा भाई किस लिए चाहिए, आपने कहा सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए, मेरे पे लाइसेंस भी है, तो दैट इज कॉल्ड लॉफुल ऑब्जेक्ट। पर आप कह रहे हो कि मेरे को गन चाहिए किसी को मारने के लिए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। उन दोनों के बीच में, आपके मेरे बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य अनलॉफुल था। तो आप जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको कार बेचूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, तो ये कोई लॉ के अगेंस्ट थोड़ी ना है। कार बेचना खरीदना भाई ठीक है, लॉफुल है, तो ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट। बताइए समझ में आ गया। और यहां तक हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, रिवीजन। आगे क्लास के अंदर जो हमारा चलेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, क्लियर है, रिवीजन आगे समझ में पूरी। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आएगी, पूरा रिवाइज कर दिया एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गोली की तरह होती है रिवीजन।